हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पेट्स आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। कल आपने पढ़ा था व्याकरण, और व्याकरण के बाद में अब रहेगा अगला टॉपिक रहेगा लिपि। अगला टॉपिक रहेगा लिपि। अब इसमें विशेष ध्यान रखना आपको, लिपि शब्द होता है शुद्ध रूप से लिखने के लिए दोनों जो मात्रा होती है वो हश्व होती है। ले के अंदर भी हश्व की मात्रा, पे के अंदर भी हश्व की मात्रा। तो लिपि के अंदर जो दोनों मात्रा होती है वो हश्व होती है। और लिपि होती है जो भी लिखित ध्वनि संकेत होते हैं वो किसका रूप होता है? लिपि का रूप माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, बोलने पर मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि को किसी चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो किसका रूप है? लिपि का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? लिपि का रूप माना जाता है। तो लिपि की वैसे सामान्य परिभाषा होती है कि लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और जैसे अपने पढ़ा था व्याकरण, तो प्रत्येक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा की कोई अपनी एक व्याकरण होती है। उसी प्रकार जो भाषा होती है उस भाषा के लिए, प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्या होती है? अलग से एक लिपि होती है। अब इसकी परिभाषा कि वक्ता द्वारा जब बोली जाने वाली ध्वनि, यानी वक्ता द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि को, परिभाषा देखो इधर, वक्ता द्वारा अब देखो इसमें शब्द आ रहा है वक्ता, एक शब्द का ध्यान रखना। एक होता है श्रोता और एक होता है वक्ता। वक्ता उसको कहा जाता है जो बोलने वाला होता है। जैसे आप श्रोता, मैं वक्ता, यानी जो बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है, और जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है। परंतु यहां पर शब्द क्या आ रहा है? वक्ता, यानी वक्ता द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि, वक्ता द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि। अब देखो ध्वनि शब्द वापिस आ रहा है, अपने भाषा में पढ़ा था ये ध्वनि, यहीं पर आ रहा है ध्वनि, वक्ता द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि। अब वक्ता के द्वारा बोली जा रही है, तो देखो इधर यहां से स्पष्ट हो रहा है ध्वनि। भाषा के अंग में आपने पढ़ा था ध्वनि, तो ध्वनि किसका अंग था? ध्वनि था मौखिक भाषा का अंग, जो यहां पर स्पष्ट हो रहा है। बोली, बोलना, ध्वनि, तो ध्वनि का संबंध दोनों का आ नहीं आ रहा साथ में। तो वक्ता द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि को विभिन्न, बोली जाने वाली ध्वनि को विभिन्न विभिन्न यानी अलग अलग। तो देखो लिपि होती है, तो लिपि के अंदर अलग अलग होते हैं, वो क्या होते हैं? संकेत चिन्ह। क्या होते हैं उसमें? संकेत चिन्ह, विभिन्न संकेत चिन्हों। अब शब्द शुद्धि में विशेष ध्यान रखना है इसमें। एक तो शब्द मैंने पहले ही बताया था लिपि, लिपि के बाद में शब्द आ रहा है चिन्ह है। यहां पर बहुवचन आ रहा है चिन्हों, बहुवचन में क्यों? लिपि आ रही, और यहां पर बोले जाने वाली ध्वनि, जब अपन बोलते तो बहुत सारी ध्वनि निकलती है, तो ये किसमें रहेगा? बहुवचन। अब इस शब्द को ध्यान से देखना, चिन्ह है, एक लिखा जाता है चिन्ह है, दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही क्या रहेंगे? शुद्ध रहेंगे। शब्द शुद्धि में विशेष ध्यान रखना है इस शब्दों का। इधर देखो, यहां पर पहले वाले रूप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यहां पर है और है में ने मिला हुआ है। है में क्या मिला है? ने मिला है। यहां पर है अलग है और ने अलग है। तो ध्यान रखना,
जिस वर्ण के अंदर कोई सा भी वर्ण हलंत वर्ण मिला हुआ हो, तो जो वर्ण हलंत रूप में रहेगा उसको आपको पूर्ण मानना है, और जो पूर्ण है वो हलंत रहेगा। इसमें विशेष रूप में यहाँ पर पहचान हो रही है दोनों शब्दों के अंदर। यहाँ पर है पूर्ण वर्ण लग रहा है, और है के अंदर मिला हुआ ने हलंत वर्ण लग रहा है, परंतु जो हलंत लग रहा हो उसको पूर्ण मानना है। तो ने हलंत दिखाई दे रहा है, तो ने यहाँ पर पूर्ण आ रहा है, और है पूर्ण वर्ण दिखाई दे रहा है, तो हलंत करना है इसको। यानी जो वर्ण पूर्ण दिखाई दे रहा हो उसको तो आपको हलंत करना है, और जो हलंत है उसको आपको क्या मानना है? पूर्ण मानना है। अब देखो, संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप को लिपि कहते हैं। लिखित रूप को लिपि कहते हैं, यानी वक्ता द्वारा जो भी बोली जाने वाली ध्वनि होती है वो ध्वनि को किसी संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दे दिया जाता है। उस लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि का लिपि कहा जाता है। अब दूसरी परिभाषा देखो, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। यह है संक्षिप्त परिभाषा। यानी जो लिखित ध्वनि संकेत होते हैं, लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। यानी वक्ता द्वारा जब कोई भी ध्वनि बोली जाती है उस ध्वनि को किसी संकेत चिन्हों के माध्यम से उसको लिखित रूप दे दिया जाता है। उसी लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। या फिर लिखित जो ध्वनि संकेत होते हैं उसको लिपि कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है, और मेरी ध्वनि को आप किसी चिन्हों के माध्यम से क्या करते हो? उसको लिखित रूप दे देते हो, तो किसका रूप? लिपि कहलाती है। तो जो लिखित ध्वनि संकेत होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। यानी कोई भी लिखित रूप होता है, ध्वनि के संकेत होते हैं, उसको लिख दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो ये थी लिपि की परिभाषा। दोनों परिभाषाएं, ये संक्षिप्त परिभाषा, ये थोड़ी सी विस्तृत है। इसमें वक्ता द्वारा बोली जाने वाली जो ध्वनि होती है उसको विभिन्न संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दे दिया जाता है, लिपि कहलाती है। और लिखित ध्वनि संकेत होते हैं उसको लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। यानी कोई भी भाषा होती है उसकी अपनी क्या होती है? एक लिपि होती है। आप किसी भी भाषा को देखो, प्रत्येक भाषा होती है, उस भाषा की एक ने क्या रहेगी? लिपि रहेगी। अब पिछली बार बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा है, उसमें पूछा था कि लिपि की परिभाषा, लिपि की परिभाषा पूछी है, और लिपि की परिभाषा के साथ साथ में उसमें पूछा है कि दो भाषाओं की लिपि बताइए। यानी दो भाषा होती है, उन दो भाषाओं की क्या बतानी है आपको? लिपि बतानी है। यानी अपने मन से कोई सी भी भाषा, दो भाषा और उस भाषा के में किस लिपि का प्रयोग होता है, उस लिपि का नाम बताना होता है। तो यहीं से प्रश्न पूछा था, ध्यान रखना। पहले हमने भाषा पढ़ा, फिर बाद में अपने व्याकरण पढ़ा। तो एक प्रश्न तो पूछा है भाषा से कि समाज में भाषा का क्या महत्व है, समाज भाषा का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न पूछा है, वो यहीं से पूछा, और यहीं से उन्होंने दो प्रश्न पूछे। प्रश्न एक ही दिया हुआ था पेपर के अंदर, पर तो उन्हीं में दो प्रश्न शामिल किए गए। एक प्रश्न शामिल किया हुआ था कि लिपि की परिभाषा, तो परिभाषा लिखित ध्वनि संकेत होते हैं उसको लिपि कहा जाता है। या फिर वक्ता द्वारा जो बोली जाने वाली ध्वनि होती है उस विभिन्न ध्वनि को संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दे दिया जाता है,
उसे क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। तो एक तो पूछा था परिभाषा में, एक प्रश्न इसी में से पूछा था कि दो भाषाओं के आपको नाम और उसकी लिपि बतानी थी, तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना। तो प्रत्येक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। तो यह से प्रश्न पूछा हो गया था, एक तो पूछा था इन परिभाषाओं में से प्रश्न, और एक पूछा था यहां से कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। तो आप इस तरफ ले लो भाषा और इस तरफ ले लो आप लिपि, भाषा और लिपि दोनों। अब भाषा में आप सबसे पहले ले लो अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन, रोमन लिपि। ले लो आप नेपाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, कोंकणी, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में। तो नेपाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, कोंकणी, प्राकृत, इन सभी भाषाओं की क्या है, इन संपूर्ण भाषाओं की एक ही लिपि रहेगी। वो कौन सी लिपि रहेगी, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। नेपाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, कोंकणी कहां पर बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। अपभ्रंश, ये संपूर्ण भाषा है, इन सभी भाषाओं की लिपि क्या रहेगी, देवनागरी लिपि रहेगी। फिर आता है पंजाबी, पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा की लिपि रहेगी गुरुमुखी, पंजाबी भाषा की लिपि रहेगी गुरुमुखी लिपि। उर्दू, उर्दू भाषा की लिपि रहेगी फारसी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी। अब देखो दो भाषा का पूछा है, तो अंग्रेजी रोमन लिपि, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अपभ्रंश देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, प्राकृत देवनागरी। अब देखो ये सभी भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मैंने आपको सब क्रम बताया था भाषा का। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में हिंदी। तो ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का मैंने क्रम बताया था, वही भाषा यहाँ पर आ रही है, हिंदी आ रही है, संस्कृत आ रही है, अपभ्रंश आ रही है, प्राकृत आ रही है। तो इन संपूर्ण भाषाएं इनकी लिपि रहेगी देवनागरी। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, इसकी लिपि रहेगी गुरुमुखी लिपि। उर्दू, उर्दू की लिपि रहेगी फारसी। तो ये भाषाएं और ये भाषाओं की लिपियां। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि हुई। अब थोड़ा सा हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं अपन, तो हिंदी भाषा के अंदर जो लिपि है उस लिपि का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो लिपि कौन सी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। तो हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी।
संस्कृत की देवनागरी लिपि, कोंकणी देवनागरी, अपभ्रंश देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी। अब आता है इसमें देवनागरी। आपके पाठ्यक्रम में इसका परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ में कुछ और लिपियां जो भी आपने देखी और इनके साथ में इसकी विशेषता दी। अब इसमें थोड़ा सा विस्तृत बताता हूं आपको। नामकरण किसका? देवनागरी लिपि का नामकरण, यानी इसको देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है, नाम देवनागरी कैसे पड़ा है। सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग गुजरात राज्य, गुजरात के नागर, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग में ली गई थी। यानी नामकरण देखो इधर कि सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग गुजरात के ब्राह्मण जाति क्या थी, ब्राह्मण गोत्र नागर गोत्र के थे। तो गुजरात में ध्यान रखना, गुजरात में जो भी ब्राह्मण है आदिवासी के किस गोत्र के हैं, नागर गोत्र के हैं। नागर गोत्र के आपने 10th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा दादू दयाल, दादू दयाल। अब देखो दादू दयाल, अब माना जाता है कि दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और वो साबरमती नदी में मिले। उसके बाद में इनका पालन पोषण लोधीराम नागर ने किया। अब वही शब्द आ रहा है नागर, जाति थी इनकी ब्राह्मण, नाम था लोधीराम और गोत्र थी नागर। तो नागर अब साबरमती नदी अहमदाबाद गुजरात में बहती है, जहां पर साबरमती आश्रम मिलते थे। तो माना जाता है कि दादू दयाल का जन्म के बारे में माना जाता है कि ये साबरमती नदी में मिले, साबरमती गुजरात में अहमदाबाद के पास, और उस नदी में से इनको उठाकर लाए थे लोधीराम नागर। तो नाम था लोधीराम, जाति थी ब्राह्मण, गोत्र थी इनकी नागर। तो गुजरात में सबसे अधिक जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो किस गोत्र के हैं, नागर गोत्र के। तो देखो सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग किया गया, जिसके कारण इस लिपि का नाम क्या रख दिया था, नागरी लिपि। क्या रखा गया था, नागरी लिपि रखा गया था सबसे पहले। फिर बाद में इसका प्रयोग देवताओं ने करना प्रारंभ कर दिया था। तब इस नागरी शब्द के अंदर क्या शब्द जोड़ दिया था, देव शब्द जोड़ दिया गया था। तब से इसका नाम रख दिया गया था देवनागरी लिपि। अगर समझ में कि देवनागरी लिपि कहते हैं तो क्यों कहते हैं, सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, जिसके कारण इस लिपि का नाम रहा नागरी लिपि। फिर धीरे धीरे देवताओं ने इसको प्रयोग में लाना प्रारंभ किया, तो नागरी शब्द में क्या जोड़ दिया, देव। तब क्या कह रही थी, देवनागरी लिपि कहलाई। तो ये था नामकरण। अब आगे अब ये प्रश्न यहीं से और बनता है कि देवनागरी लिपि का नामकरण तो हो गया, परंतु देवनागरी लिपि है, इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, यानी देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। प्राचीन
भारतीय लिपियों में, अब सबसे प्राचीन प्राचीन समय में भारतीय लिपियों में दो ही लिपियां थी। एक तो थी खरोष्टी लिपि और दूसरी थी ब्राह्मणी लिपि। खरोष्टी लिपि और ब्राह्मणी लिपि, यानी प्राचीन भारतीय लिपियों में खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि, यानी दो ही प्राचीन लिपियां थी। प्राचीन में एक तो आ रही खरोष्टी और एक आ रही है ब्राह्मणी लिपि। तो प्राचीन समय के अंदर दो ही लिपियां थी। अब प्रश्न यहीं से बनता है कि इन दो लिपियों में से जो देवनागरी लिपि है, इस लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ? यानी इन दोनों लिपियों, प्राचीन दो ही थी, खरोष्टी और ब्राह्मणी। तो इसमें विशेष ध्यान रखना कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई है, न कि खरोष्टी लिपि। तो इसमें विशेष ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि है जिसका विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। यानी इसका उद्भव किस लिपि से? ब्राह्मणी लिपि से। भारत के अंदर प्राचीन समय में दो ही लिपियां थी, एक तो लिपि थी ब्राह्मणी और एक थी खरोष्टी। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ। तो ये हो गई देवनागरी लिपि। अब देखो परिभाषा हो गई, उसके बाद में मैंने आपको नामकरण बता दिया कि देवनागरी लिपि है तो इसका नाम देवनागरी क्यों रखा गया। फिर देवनागरी लिपि है तो देवनागरी लिपि का जो विकास है, इसका उद्भव हुआ है, तो देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि है प्राचीन लिपियों में भारत के अंदर दो ही लिपियां थी, एक तो थी खरोष्टी लिपि और दूसरी थी ब्राह्मणी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। तो अब इसमें एक ही टॉपिक बचा है आपके, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। यह देवनागरी लिपि है, इस लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं जो अपन आगे वाली क्लास में